हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। ईवीएस ब्रह्मास्त्र का ये 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियोस बनाए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ईवीएस में 30 में से 30 मार्क्स लेकर आना है तो पूरा ब्रह्मास्त्र सीरीज देख लीजिए, आंख बंद करके देख लीजिए, यानी बिना इधर उधर देखे हुए केवल हिंदी क्लब के वीडियोस देख लीजिए। निश्चित रूप से 30 में 30 आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा। आपको लग रहा होगा ये व्हाट्सअप का लिंक है, व्हाट्सअप का ही लिंक है, लेकिन इसमें जुड़ने के बाद आपके नंबर को भी कोई देख नहीं पाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे तो वहाँ पे हम ज़रूर आपको दे देंगे। तो जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़ें, बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। तो लिंक है, एक व्हाट्सअप जैसा दिखेगा आपको, उसमें ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप के थ्रू ही खुलता है वो, उसमें ज्वाइन हो जाइए। दूसरा चीज़ कि जो भी वीडियोस के लिंक आपको मिलेंगे उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अभी तक चौथा जो वीडियो था वो थ्योरेटिकल था, और पांचवा और छठा जो वीडियोस था वो आपका अप्लाइड मोड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित था, यानी जो पेडागोजी सेक्शन है उससे संबंधित था। तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो पांचवा और छठवा पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड वाला था, उसे देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगा। और एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट सीरीज का देते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट दे सकते हैं हिंदी क्लब के वेबसाइट पे। तो उससे टेस्ट मतलब उस लिंक को क्लिक करके टेस्ट जरूर दीजिएगा, ताकि आपको पता चल सकेगा कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्जाम में आएगा या आया है या नहीं आया, ये भी क्लियर हो जाएगा। जो भी दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में प्रश्न पूछे गए सारे क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज के रूप में आपको दिया गया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथे वीडियोस में हमने खेल तक पढ़ा था, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे नक्शा से। नक्शा देखिए, यहाँ जो नक्शे से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक प्रश्न पूछा भी गया है इससे संबंधित, और वैसे बहुत महत्वपूर्ण अगर प्रश्न पूछना होता है तो नक्शे से संबंधित वो दे देते हैं कि इसको इतना नापिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो वो तो आपका अलग से प्रश्न आता है, उस पर आपका वीडियोस बना हुआ भी है, और आगे भी कोशिश करेंगे, समय मिलता है को जरूर बनाया जाएगा। लेकिन उससे संबंधित भी वीडियो बना हुआ, दिशा से संबंधित, आपका समय से संबंधित, उन चीज़ों को भी जरूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ देखा जाए कि नक्शा चित्र का छोटा रूप है। एक प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि नक्शा क्या होता है। दूसरा, ये नीचे में जो आपको निशान दिखाया गया इससे संबंधित एक निशान बना दिया जाएगा, पूछ दे दिया जाएगा कि ये किस तरह का निशान है, किसका निशान है। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, दोनों आराम से समझ जाइए। नक्शा चित्र का छोटा रूप है। इसमें जगहों के चित्र के स्थान पे, इसको ध्यान से देखिएगा, जगहों के चित्र के स्थान पर निशान बने होते हैं। क्या बने होते हैं? याद रखिए शब्द, निशान बने होते हैं। ऐसे चित्र को क्या कहते हैं? तो नक्शा कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर पहला बात किया जाएगा, घर का निशान ऐसा होता है, नक्शे में दिखाए गए निशानों की सूची तो ऐसा होता है। निशान शब्द याद रखिएगा। तो ये घर जैसा दिखता है, कोई याद नहीं करना। ये पेड़ है, पेड़ के जैसा दिखता है और हरा भी है। अगला जो है वो हैंडपंप जैसा है। हैंडपंप का ऊपर वाला सिरा है, याद रखिएगा ऐसा है। और किस तरह का बना हुआ है? ब्लैक, यानी हैंडपंप वगैरह आपने देखे होंगे तो ब्लैक जैसे दिखता होगा। गेट को, ये गेटनुमा ही है, ऐसे करके गेटनुमा है, तो इसमें भी याद करने की जरूरत नहीं है। कुआं, कुआं झांकने वाला जैसा बनाया है, और बीच में इस तरह का कलर कर दिया गया है, तो ये भी आप आराम से देख के याद कर सकते हैं। बस स्टॉप तो आपने देखा होगा, इस तरह का रेड बना दिया जाता है कि ये बस स्टॉप होता है। डाकघर, डाकघर शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन इस तरह से होता है, इसे याद रखिए। देख लीजिए दोनों क्या है, किस तरह के दोनों, एक है लेकिन एक छोटा है, एक बड़ा है, दो कलर में है। घर जैसा लास्ट वाला कलर का है। अगला जो है उसमें याद ही नहीं करना है, ये प्लस का साइन होता है। उसके आगे है दुकान। दुकान में बस गोल सा एक बना दिया गया, एक सर्किल अंदर में, तो ये दुकान बन जाता है। और स्कूल में भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। स्कूल मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब आराम आराम से गाड़ी वगैरह लेके जाना, रुकावट लेते हुए, रोकते हुए लेके जाना, ताकि किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ याद करना है। आगे के जो पॉइंट है बहुत ही आसान है, और इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। दो तीन जो पॉइंट है उससे प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन उसके आगे जो हम पढ़ाएंगे वहां से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे गए। दो तीन पॉइंट तेजी से चलेंगे, और इसे एक लाइन में आप समझ जाइएगा तो याद हो जाएगा। जैसे सुंदर दुपट्टा, तो सुंदर दुपट्टा कैसे बनता है? जनरल सा क्वेश्चन है, तो आप जानते भी होंगे। दुपट्टे के ऊपर सुंदर कढ़ाई होना चाहिए, और साथ में शीशा लगा हुआ होता है, तो ये क्या बनता है? सुंदर दुपट्टा मिलता है, बनता है। आगे है लंबा बिना सिला
कपड़ा को लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहन सकते हैं। कैसे पहन सकते हैं? लुंगी बनाकर और साफा बनाकर, दो शब्द है, लुंगी बनाकर या साफा। साफा हमने नहीं सुना था, नया सा शब्द लग रहा है, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्या है, लंबा बिना सिला कपड़ा को लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहन सकते हैं। इसके आगे है बच्चों द्वारा कागज की बुनाई। किसकी बुनाई? कागज की और कपड़े पर छपाई। किस पे छपाई? कपड़े पे छपाई। बुनाई किसकी? कागज की। ये किस तरह का है? तो ये हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। किस तरह की कला को? पारंपरिक, एक परंपरा से चलता हुआ आता हुआ इस कला को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा। इससे क्या होगा? तो बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। आगे है लकड़ी किससे प्राप्त होता है? लकड़ी पेड़ से मिलती है। मिट्टी हमें जमीन से मिलती है। ईंट जो होता है पानी और मिट्टी से बनती है। किससे बनता है? पानी और मिट्टी से। मिट्टी को ही पका दिया जाता है, कोई ईंट हो जाता है, उसमें पानी मिला के पूरा ये गीला करके उसको बनाया जाता है। आगे है पानी किससे प्राप्त होता है, किससे मिलता है? हमें नदी, तालाब, कुएं या बारिश से मिलता है। जाल इसी तरह एक एक करके सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती है, जिसे हम जाल कहते हैं। यानी ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये इससे मिलता है। जैसे लकड़ी जो होती है पेड़ से मिलती है, मिट्टी से इससे मिलते हैं, ईंट से ये मिलता है, फिर पानी से ये इससे मिलता है। तो ये क्या होता है? इसी तरह एक एक करके सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जाल कहते हैं। आगे है बच्चों द्वारा बनाया जाल उसके परिवेश से मिलने वाली चीज़ों की परस्पर निर्भरता को क्या करता है? दर्शाता है, समझ को दर्शाता है। परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। ये लाइन याद रखिएगा जिसको बोल्ड हमने किया है। अब इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ? इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो गया। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। और आगे में पशु पक्षी इन सब के बारे में, विशेष पशु के बारे में, उसे भी ध्यान में रखिएगा। फिलहाल ट्रॉली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ट्रॉली जो शब्द है संबंधित है लद्दाख से संबंधित। वहाँ पे ट्रॉली बना हुआ था, किस तरीके से उपयोग होता था वो हम आपको बता देते हैं। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ट्रॉली क्या होता है? नदी के पार, यानी एक नदी है उसको क्रॉस करना होता है तो एक ट्रॉली बनी होती है। ट्रॉली किसकी बनी होती है? कि मजबूत लोहे की रस्सी होती है, या दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बनी होती है। रस्सी जो होती है तो ये किससे ये पकड़ी होती है, किससे बंधी होती है? तो दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी होती है, मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है। ट्रॉली जो होता है लकड़ी से बना झूला होता है। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती, पुली की मदद से क्या होता है? रस्सी पर ये सरकती है। और इसमें कितने लोग आ जा सकते हैं? तो 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठकर नदी पार करते हैं। पूरा चीज़ समझ गए? 4-5 बच्चे जो होते हैं ट्रॉली में बैठकर नदी पार करते हैं। स्कूल वगैरह जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे इस्तेमाल करते हैं। ये किसका बना हुआ होता है? कोई ये झूला बना होता है किसका? लकड़ी का। किससे चलता है? कि पुली की मदद से ये सरकते हुए चलता है। किस तरीके से चलता है? कि सरकते हुए चलता है। और उसका जो रस्सी होता है किसका बना होता है? तो याद रखिएगा लोहे का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कुएं से बाल्टी खींचना कैसे आसान होगा? तो पुली यानी घिरनी की सहायता से खींचेंगे तो बहुत आसानी से वो आ सकता है। तो पुली घिरनी के साथ। पुल जो होता है किसका बना होता है? बांस अथवा सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। लोहे के सरियों से क्या होते हैं? बने होते हैं। आगे वल्लम के बारे में पूछा गया है। वल्लम क्या होता है? केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव को बल्लम के नाम से जाना जाता है। छोटी नाव को किस नाम से जाना जाता है? बल्लम के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? तो केरल में। कहाँ पे? तो केरल में। और ये किसकी बनी होती है? लकड़ी की छोटी नाव होती है। लकड़ी की छोटी नाव होती है। जैसे वल्लम कभी याद नहीं आए तो कैसे याद करेंगे? तो देखिए केरल में ल है, इसमें भी ल है, वल्लम केरल, और लकड़ी में भी ल है। क्लियर हो गया? केरल, लकड़ी और वल्लम तीनों में ल है। तो ये क्या होता है? लकड़ी का बना छोटा नाव। अब वहाँ पानी वगैरह ज़्यादा होता है कि नाव का उपयोग होगा ही, तो समझ गए। अब देखिए कश्मीर और केरल में नावों का उपयोग किस रूप में होता है? कश्मीर में भी पानी और आपका केरल में भी पानी, तो उपयोग नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में हम देख सकते हैं। आगे पूछा गया भी सवाल है वो है ऊंट गाड़ी के बारे में। राजस्थान में रेत ही रेत है जहां बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। किसकी सहायता से पहुंचते हैं?
तो ऊंट गाड़ी की सहायता से। ये पूछा गया है कि ये कहाँ पे है, को याद रखिएगा जहाँ रेत हो। को राजस्थान, र से राजस्थान, र से रेत, र से रेगिस्तान। रेगिस्तान मतलब क्या, रेत। तो राजस्थान, रेत, रेगिस्तान एक ही जैसे शब्द लग रहा होगा आपको। और यहाँ किसका इस्तेमाल होता है, तो एक जहाज का इस्तेमाल होता है। और वो जहाज कौन सा है, तो रेगिस्तान का जहाज, जिसे हम ऊँट के नाम से जानते हैं। ऊँट ही है जो आराम से चल सकता है, ये तो पहले से जानते होंगे, निश्चित रूप से जानते होंगे। तो ऊँट किससे संबंधित है, रेगिस्तान से संबंधित है। रेगिस्तान किससे संबंधित है, कोई रेत से संबंधित है। रेत किससे संबंधित है, कोई रेत संबंधित है आपका राजस्थान से। सब र, ठीक है। और ऊँट में कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही चलता ही है। और उसी वही गाड़ी हो गया, ऊँट गाड़ी नाम हो गया उसका। तो ये कहाँ चलते हैं, तो राजस्थान में चलते हैं। और बच्चे क्या होते हैं, ऊँट गाड़ी पे बैठ के स्कूल जाते हैं। मैदानी इलाके में बच्चे जो जाते हैं वो एक गांव, यहाँ बच्चे बैलगाड़ी में बैठ के स्कूल पहुंचते हैं। तो पहले का है और पहले एनसीईआरटी का डाला गया है, तो बैलगाड़ी से जाते हैं, इसमें कुछ याद नहीं। जुगाड़ के बारे में पूछा गया है, जुगाड़ याद रखिएगा। जुगाड़ जो है गुजरात में चलती है। कहाँ चलती है, तो ज से जुगाड़, और यहाँ भी गुजरात, गुजरात कुछ याद ही नहीं करना। ज से जुगाड़ और ग से गुजरात होता है, लेकिन ज भी उसमें है। तो यहाँ भी ज और यहाँ भी ज, शब्द कॉम्बिनेशन देखिएगा, याद हो जाएगा। जुगाड़ गुजरात चलती है। जब एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, ऊपर में प्रश्न रहेगा जुगाड़ का। ये दिसंबर में नहीं पूछा गया, जनवरी में नहीं पूछा गया, इस बार निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न रहेंगे, यानी जुगाड़ वाला हो सकता है। मतलब इन तीनों में से ऊँट गाड़ी, जुगाड़ वगैरह से जरूर रहेंगे। को जुगाड़ जो है कहाँ से संबंधित है, को गुजरात से संबंधित है। यही प्रश्न पूछेगा, गुजरात से संबंधित है। या आगे से क्या होता है, कि आगे मोटर बाइक की तरह दिखती है, पीछे लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। याद रखिएगा, जुगाड़ गुजरात याद हो गया। कैसा होता है, तो आपने देखा होगा गांव में भी अब क्या करता है, सबकी एक मोटर बाइक बना देता है, नीचे में पीछे में क्या करता है, फट्टा, लकड़ी का फट्टा से जोड़ के बना देता है लोग, वहाँ पे कुछ कुछ सामान रख के चलाता है लोग। ये गांव में आपने देखा, बहुत सारे सामान ढोने वगैरह के काम आते हैं। तो उसी को समझ जाइए कि वो क्या है, जुगाड़ उसका नाम रख दीजिए। जुगाड़ू गाड़ी आपने देखा होगा कि आप आगे में बाइक होता है, पीछे में पूरा चौड़ा सा लकड़ी का बना देता है, उसमें बहुत सारे सामान लेके दिन भर को ढोते रहता है सब, शहर वगैरह में देखिएगा तो कोई अजूबा नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, जिसे लेके चलता है लोग वहाँ का। तो उसमें बच्चे वगैरह जाते हैं, तो वो थोड़ा घरनुमा जैसा बन जाता है, तो उसमें और बढ़िया तरीके से बैठ के जाते हैं। उतना दूर तक नहीं सोचना है। याद रखिएगा, मोटर बाइक आगे से, पीछे लकड़ी का। और ये कहाँ चलता है, जुगाड़ गुजरात में चलता है। आगे बच्चे साइकिल और जंगल से भी स्कूल जाते हैं। अब आ गए उत्तर की पहाड़ियाँ। उत्तर यानी पहाड़ियाँ, र से री बन गया, र से क्या बन गया, री बन गया, का पहाड़ी उत्तर, पहाड़ी उत्तर याद हो गया। चलिए, पहाड़ है कि जाहिर सी बात है पथरीला होगा, उबड़ खाबड़ होगा ही। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। उत्तर की पहाड़ियाँ, और यहाँ से, और देखिए यहाँ पे क्या क्या याद करना है, उसे उत्तर, और र लग गया का पहाड़ी आ गया, और उत्तर है कि उत्तरांचल भी आ जाएगा। तो अगला जो पॉइंट होगा उत्तरांचल से भी संबंधित होगा। कि दो तीन चीज़ें यहाँ याद हो गया। अब उत्तरांचल का कैसा इलाका है, उत्तरांचल का पहाड़ी इलाका है। अब चलिए ऊपर वाला पहले लाइन पढ़ लेते हैं। उत्तर की पहाड़ियाँ एक साथ हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए पैर जमाते हुए ध्यान से चलते। कैसे चलते, अब बर्फ है, अब बर्फ पे क्या करेंगे, अब बर्फ पे अकेला चलिएगा, अगर स्लिप हो जाएगा, स्लिप हो गया पट से गिर जाइएगा। इसलिए फट से नहीं गिरने के लिए क्या कीजिएगा, एक दूसरे का हाथ आप पकड़ लीजिएगा। इसलिए क्या करें, हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए, पैर जमा के चलना है, नहीं तो स्लिप करेगा तो कहाँ गिरिएगा पता नहीं चलेगा, पहाड़ ऐसे ही। तो ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर ताजी बर्फ हो तो पैर क्या हो जाएंगे, धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। अगर याद रखिएगा, बर्फ जमी है, ताजी बर्फ है, तो पैर क्या हो जाएंगे, खट अंदर, ढक मारेगा, अंदर चला जाएगा पैर। अगर पूरा अच्छे तरीके से जमी हुई है तो जाहिर सी बात उस पर पैर थोड़ा सा इधर उधर सुक करेगा, फट गिरिएगा। अब उसके बाद कहाँ जाइएगा नीचे तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हाथ पकड़ पकड़ के आराम से ध्यान से चलना है। याद हो गया, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ याद करना है। अब उत्तरांचल भी याद करा दिए थे आपको। उत्तरांचल जो है पहाड़ी इलाका है। यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। बच्चे भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। कुछ याद नहीं करना है, ऐसे ही चलते रहिए, बढ़ते रहिए। यानी उबड़ खाबड़ है, बच्चे क्या होते हैं, पथरीले रास्ते पर बच्चे भागते हुए पहाड़ आराम से पार कर सकते हैं।
एक इसमें है आगे में, तो इसे नोट कर लीजिए। बच्चे की कलम से है, सागर मिश्रा, कक्षा 5, चकमक, अगस्त 2006 का, देवास मध्य प्रदेश, उससे संबंधित है। और ये प्रश्न कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी एक बार पूछ दिया जाएगा तो फिर ये खड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने दिमाग खड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको लिख दिया है ताकि दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो पेडागोजी सेक्शन में प्रश्न पूछा जा सकता है। स्कूलों में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। सजा देने की प्रवृत्ति को क्या करना है? रोकना है। बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किस लिए? आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा गया और लगभग इस बार निश्चित रूप से पूछा जाएगा। याद रखिए, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ये कौन हो सकते हैं? जैसे में गाय का देखिए, उसका कान बड़ा बड़ा है। बंदर का देखिए, उसका कान बाहर दिखता है। जिसका भी कान बाहर दिखाई दे आपको, समझ जाइएगा उसके शरीर पे क्या है? बाल है। अब आप एक यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं, आगे पढ़ेंगे समझ में भी आ जाएगा, लेकिन पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं जो आपके मन में कन्फ्यूजन है। जैसे आप मुर्गी देखिएगा, कहिएगा सर वो भी तो बाल है। नहीं जी नहीं, वो पंख है। जैसे आपके शरीर में क्या है? बाल है। बाल आपने देखा होगा ना, आपके शरीर पे बाल है, सर में बाल है, यहाँ बाल, वहाँ बाल, सारी तरफ बाल है। तो ये क्या है? को आपके कान भी हैं, तो कान बाहर दिखाई देते हैं। कान तो होते हैं कि जिसके बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। याद रखिए, क्या देते हैं? वो बच्चे देते हैं। आप कहिएगा स्नैक को, तो स्नैक जो होता है तो इस पर क्या होता है? कान दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं ना, तो वो क्या देता है? अंडा देता है। उसके शरीर पे बाल होता है? नहीं होता है ना। जी हाँ, क्लियर हो रहा है। चलिए, इसको और अच्छे तरीके से लिखाया गया है। और देखिए, पक्षियों के सिर के दोनों तरफ, पक्षी जो होती है उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद कान होते हैं। छोटे छोटे छिद्र वाले कान होते हैं, बाहर नहीं निकला होता है, वो छिद्र वाले कान होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। ये पूछा गया है, पक्षी के बारे में नहीं, छिपकली और मगरमच्छ के बारे में। तो छिपकली, मगरमच्छ और पक्षी हो, सभी के क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। और ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। वो ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, और इसको याद भी रखिएगा। जानवरों की खाल पर डिजाइन, जो भी खाल पे उनका डिजाइन होता है, किस कारण से होता है, क्यों ये डिजाइन बना होता है और किस तरह का होता है, तो वो किस कारण से होता है? उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। किस कारण? तो बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन ये भी होगा, उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। इसी को आपको टिक करना है। उनके शरीर पे क्या होने के कारण होता है? कि बाल होने के कारण होता है। कि बाल और खाल, बाल और खाल एक जैसे हैं, ये डिजाइन बनाता है, और ये बाल जो होता है उनके शरीर पे होता है और ये डिजाइन बना देता है। जो भी जानवर होते हैं उनके बाल खाल समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक शब्द याद आएगा जब एग्जाम में बैठेंगे तो। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। अगर बाल होगा शरीर पे, कान बाहर दिखाई देते हैं, तो वो क्या होगा? बच्चा देगा। अगर कान बाहर नहीं होगा तो क्या होगा? कि कान बाहर नहीं दिखाई देते, तो उनके शरीर पे बाल नहीं होते और वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने। हाथी, लोमड़ी, तो कान बाहर दिखाई देते हैं हाथी का, लोमड़ी का, सुअर का, चूहा का, बिल्ली का, भैंस का, ऊँट का, गाय का। खाल पर बाल हैं लोमड़ी, हाथी, सुअर, चूहा, बिल्ली, भैंस, ऊँट, गाय। बाकी दोनों सेम है लगभग। चलिए आगे देखते हैं। कान बाहर दिखाई नहीं देते, खाल पर पंख हैं। मुर्गी, कौवा, चिड़िया, मोर, छिपकली, कबूतर, बत्तख, मेढक का कान बाहर दिखाई नहीं देते। अब चलिए, खाल पर पंख है, मुर्गी, कौवा, चिड़िया, मोर, कबूतर, बत्तख। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है वो है डायनासोर के बारे में। ये पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है। क्या है? बहुत साल पहले धरती पर क्या थे? डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं है। तो इन्हें मतलब ये कहाँ मिलते हैं या कहाँ मिल सकते हैं? ये अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। याद रखिएगा, 3 नाम है, तीनों नाम याद रखिए। कहाँ ये मिलते हैं डायनासोर? तो अब तो घबरा जाइएगा प्रश्न में कि कहाँ मिलते हैं।
ये तो अजीब सा प्रश्न पूछ दिया, मिलेंगे थोड़ी ही, जो मर गए हैं वो कहाँ मिलेंगे? तो याद रखिए कहाँ मिलेंगे, फिल्मों में, फोटो में, पुस्तकों में। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। और नानी माँ मतलब माँ की माँ को नानी माँ कहते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण, हर बार पूछा जाता है, निश्चित रूप से पूछा जाता है, और यहाँ आप गलती करके आ जाते हैं, निश्चित गलती कर देते हैं। बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट है वो सही करके आते हैं। वो है आपके हाथी के बारे में। हाथी के बारे में पहला ही सवाल कन्फ्यूजन वाला हो जाता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम मतलब पत्ता वगैरह, पत्ता या झाड़ियाँ खा लेता है? तो कभी लिख देता है 100 किलोग्राम, कभी लिख देता है 200 किलोग्राम। अब ये 100-2 के चक्कर में ना आपका 100-2 हो जाता है, यानी एक नंबर मिलता है, एक नंबर नहीं भी मिलता है। अब इसको याद करवा देते हैं। 200 क्यों आता है? क्योंकि 3 महीने का जो हाथी होता है ना, उसका 200 किलोग्राम वजन होता है। तो 200 किलोग्राम वजन कैसे याद करेंगे? और 100 किलोग्राम झाड़ियाँ खा जाता है, ये कैसे याद करेंगे? कन्फ्यूजन वाली चीज़ और अच्छे तरीके से हम समझाते हैं, ताकि वहाँ कोई कन्फ्यूजन रहे ही नहीं। बस देखना है, टिक करना, और कहिए सर ये प्रश्न पूछ तो दे, आग लगा देंगे हम। ईवीएस में इस बार आग लगा देना आपको। सीडीपी चलेगा, हम जानते हैं सीडीपी के लिए बेचैन है आपसे भी, उसका भी चलेगा, उस दिन इंतजार कीजिए। चलिए हाथी के बारे में बता रहे थे। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक तो ज़्यादा याद रखिएगा, 100 किलोग्राम से ज़्यादा। अब ये 100 कैसे याद रखेंगे, 200 क्यों नहीं होगा? क्योंकि कितने हाथी के बारे में पूछ रहा है? तो एक बड़े हाथी, दो बड़े हाथी नहीं ना, एक बड़े हाथी को, एक मीन्स हो गया एक मीन्स हो गया एक, यानी 100, याद हो गया। और वो 2 से 3 मंथ के बच्चे, 3 मंथ के हाथी के बच्चे के बारे में है। तो याद रखिएगा, वो 1 महीने के हाथी के बच्चे के बारे में नहीं है, 2 या 3 महीने जो भी होगा वो हम आगे आपको याद करवा देंगे। फिलहाल यहाँ याद हो गया, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यहाँ एक है, बड़ा हाथी के बारे में पूछा है, और यहाँ भी 100 किलोग्राम लिखा है, यानी एक पे 00। याद हो गया? मुझे नहीं लगता कभी लाइफ में अब आपको कन्फ्यूजन होगा। हाथी बहुत कम आराम करता है, या केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। कितना घंटे सोता है? याद रखिएगा 2 से 4। तो जो भी हाथी है एक दिन में कितना, एक दिन में 2 से 4, 2 से 4, एक दिन में कितना, 2 से 4 घंटे सोता है, केवल 2 से 4। याद रखिए कितना, 2 से 4। ठीक है, 2 आंखें होती, 4 पैर होता है, उतनी ही देर ये सोता है। आगे बढ़ते हैं। मतलब 2 आंखें इस हाथी के बारे में हमने कहा है, और आपके बारे में कहूँगा कि 2 ही पैर हैं, लेकिन हाथी के बारे में कहा कि उसके कितने पैर हैं? 4। आंखें कितनी हैं? 2। तो 2 से 4 घंटे वो सोता है। याद हो गया? हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना पसंद है। आपने देखा भी होगा कि हाथी नदी वगैरह में जाता है, पानी सूंढ़ में लेता है, फेंकता है, को ये कीचड़ पानी में खेलना बहुत पसंद आता है। याद करने की जरूरत नहीं है। और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। आप क्या करते हैं? आपके पास तो कान उतना बड़ा है नहीं, हवा नहीं हिलाते हैं, तो कैसे हवा खाते हैं आप? पंखा लेके ऐसे हाँकते हैं। उसके पास एगो पंखा बड़ा सा कान है, तो ऐसे ऐसे करके चला के आराम से हवा खाता है। देखिए उसमें तो फिट है, एसी यहीं पे कानी में फिट है। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक एक चीज़ प्यार से समझते हुए बढ़िए, मज़ा आ जाएगा। आज मेरे पास भी कुछ समय है, तो आपको दे रहे हैं आराम से, प्यार से। तो गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथी एक साथ समूह में रहते हैं, जिसे झुंड कहा जाता है। झुंड किसे कहा जाता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, और झुंड के बारे में पूछा गया था। तो एक हाथी एक साथ समूह में रहते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? झुंड के नाम से जाना जाता है। वैसे जब भी इसके प्रश्न आएंगे ना, तो 2-3 चीज़ इसमें घुसा कर रखेगा, उसमें 1-2 ऑप्शन गलत कर देता है। तो वही याद करवा रहे हैं आपको, ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, कोई गलती नहीं रहे। तो हाथी एक साथ समूह में रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। अब झुंड की बात आ गया कि झुंड में कौन रहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि एक तो लेडीज़ लोग को, लेडीज़ जो होती हैं, आपने देखा होगा अकेले कभी नहीं बैठते हुए देखा होगा। अगर 2 लेडीज़ हैं, तो दोनों एक साथ बैठ के कुछ ना गुफ्तगू होते रहेगा। ठीक है, 2 हों, 4 हों, 5 हों, यानी जितने लोग रहेंगे तो लेडीज़ लोग एक साथ रहते हैं। उसके साथ, उनके साथ कौन रहता है? कि बच्चे सब रहते हैं। तो वही चीज़ हाथी के साथ भी है। तो लेडीज़ सब कहाँ रहती हैं? हथनियाँ और बच्चे एक साथ रहते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, हाथी जो शब्द है वो पुरुष के लिए होता है, और हथनी जो शब्द है वो स्त्री के लिए होता है। कि हाथियों, देखिए हाथी के बारे में, झुंड में केवल हथनियाँ यानी जो महिला होती हैं वो, और बच्चे ही रहते हैं। तो हाथी जो है पुरुष शब्द है, और
हथनिया यानी हथनी जो होती है वो स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। यानी जो हाथी की वाइफ जो होती है जनरल भाषा में, तो वो हथनी होती है। तो हथनिया और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही याद रखिएगा, हथनी देखिए लिख भी दिया। तो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। पूछ देगा कि कौन नेता होती है, बता दीजिएगा। पुरुष नेता होता है, उसके बच्चे जो होते हैं, जो हथनी के बच्चे होते हैं वो नेता होता है। ये पूछ देगा कि जो सबसे छोटी जो हथनी होती है वो होती हैं। एक पूछ देगा कि उसमें जो बुजुर्ग हथनी होती है वो होती है। तो सबसे दिमाग वाला कौन होगा, जाहिर सी बात है बुजुर्ग। अब ये पुरुष वाला क्यों नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वो उसमें नहीं होता है, हाथी उसमें नहीं होता है, हथनी ही होती है। क्योंकि आपने देखा होगा औरतें जो होती हैं एक साथ रहती हैं और बच्चे उनके साथ रहते हैं, तो वही यहाँ पे भी कहानी है। तो उसमें गार्जियन कौन बनेगा, जो सबसे पुराना होगा, सबसे ओल्ड वाला होगा, बुजुर्ग होगा, वही। चलिए, वही क्या होते हैं, नेता होते हैं। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती। फैसला कौन लेगा, कि जाहिर सी बात है जो नेता होगा फैसला लेगा। आज के डेट में भी क्या होता है, शिक्षक बाली के चर्चा होता है तो कौन लेगा, शिक्षा मंत्री जी लेंगे। तो सबसे बुजुर्ग हथनी जो नेता होंगे वही फैसले लेती हैं। एक झुंड में केवल 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। अब एक झुंड है तो जाहिर सी बात है एक लगा हुआ रहेगा, तो एक में 0 लगा दीजिए, चाहे एक में 2। ये आपका सम संख्या डिनोट कर रहा है, इसीलिए 10 से 12 सम संख्या डिनोट कर रहा था। को हमने कितना बताया था कि 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये भी दोनों क्या है, सम संख्या है। तो सम का चक्कर है थोड़ा हाथी के साथ। 2 से 4 घंटे सोते हैं या 10 से 12 एक झुंड में रहते हैं। चलिए, सब याद है आपको। चलिए, 10 से 12 हो गया, 12 के बाद हम 14 और 15 का है छोड़ दें। वो 14 जो 15 है लगातार 2 संख्या है। वो 14-15 साल तक इस झुंड में रहते हैं। हाथी जो होते हैं, हाथी मतलब जो पुरुष वाले जो रहते हैं, तो वो बच्चे रहते हैं को कितने साल तक बच्चे रहेंगे, जाहिर सी बात है उनको तो जाना है। तो 10 से 12 झुंड में रहते हैं, को 13 को छोड़ दीजिए, 14-15 ले लीजिए। वो 14-15 साल तक इस झुंड में रहते हैं। 14-15 साल तक इस झुंड में रहते हैं। 14-15 साल के बाद हाथी झुंड छोड़कर अकेले रहते हैं। अब मस्ती का समय आ गया, अब अकेले रहेंगे क्योंकि बड़े हो गए ना। 14-15 साल के बाद हम बड़े हो गए। 14-15 के बाद क्या आता है, 16 आता है, 16 आएगा, 17 आएगा, 18। तो 16, 17, 18 कहा गया ना। 16 मतलब 16 बरस की लड़की जैसे गाना वगैरह भी है, तो 16 बरस उसमें, 16 बरस इसमें भी। अब समझ जाइए कि कितना कॉम्बिनेशन मिलता है इंसानों और गाने में और पशु में भी। पशु पढ़ा रहे। अब सारा चीज़ व्यवस्था जो है, पूरा दिमाग जो है आपको मतलब हिला कर रखिए। प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो 16 बरस वाला गाना जो है इस पे लागू हो गया कि नहीं, निश्चित रूप से लागू हो गया। 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं। अब 15 के बाद 16 जैसे हुआ तो लड़का जो होता है वो अलग हो जाता है। जो हाथी, लड़का किसको कहेंगे इसमें, हाथी को कहते हैं। हथनी को मत समझ जाइएगा। और हाथी को बहुत लोग लेडीज समझते हैं, लेडीज आज के बाद मत समझिएगा, पुरुष होता है। तो जो 14-15 बरस के बाद जो होता है हाथी, इनसे झुंड छोड़ देता है और अकेले रहता है। अब देखिए यहाँ पे 3 महीने का जो हाथी होगा वो कितने किलोग्राम का होता है, 200 किलोग्राम का। ये घटा दीजिएगा। अब 2 महीने मत याद रखिएगा, 3 महीने। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होगा, तो 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है, तो 200 किलोग्राम होता है। 3 से 1 घटा के 200 किलोग्राम। और फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछेंगे कि एक हाथी कितने किलोग्राम खाता है, झाड़ियाँ पत्ते होते कितना खाता है, 100 किलोग्राम। बस गजब याद किए हैं आप लोग, ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा, इतना आपने बताया, सीखा, समझा। एक प्रश्न, एक नहीं 2 या 3 प्रश्न आपके यहीं कंप्लीट हो गए। अगला प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, वही झुंड के बारे में अलग भी हमने लिख दिया है गया है। जानवरों के समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में, घूमना, खेलना, नहाना। तो ये सभी काम कौन करते हैं, तो ये सभी काम झुंड में मिलजुल कर काम करते हैं। अगला सहजीवी के बारे में है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार पूछा गया है, इसे याद कर लें। बगुला भैंस सहजीवी हैं। क्या है, बगुला और भैंस सहजीवी हैं, क्योंकि सहजीवी मीन्स क्या होता है, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। तो जाहिर सी बात है बगुला को तो भोजन मिल जाता है, लेकिन भैंस को क्या, यानी बगुला भैंस दोनों साथ में रहते हैं, वो उसके पीठ पे रहता है और जो भी कीड़ा होता है वो खा जाता है। जाहिर सी बात है इसको भोजन मिल रहा है, किसको, बगुला को। नहीं, भैंस को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो वो उसको पढ़िए। बगुला भैंस के शरीर पे कीड़ों को खाकर भैंस की मदद करता है। भैंस की क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि उसके शरीर का कीड़ा खा जाएगा तो उसका कीड़ा खत्म हो जाएगा और इसको भोजन भी मिल गया। तो ये क्या हो गया, सहजीवी।
ये भी पूछा गया है कि बगुला भैंस में किस तरह का मतलब है, तो ये सहजीवी का रिलेशनशिप है इन दोनों में। अगला जो है वो परजीविता के बारे में है। परजीविता क्या होता है? यदि विभिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ रहते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है। किसको फायदा होता है? किसी एक ही जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है। दूसरे जीव को क्या होता है? नुकसान। एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। परजीवी पौधा का उदाहरण बताइए। का परजीवी उदाहरण थोड़ा सा गलत लिख दिया गया, क्लियर रखिएगा। उदाहरण तो परजीवी पौधा का उदाहरण क्या है? अमरबेल। अमरबेल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है कसकुट्टा। याद रखिएगा, कसकुट्टा किसका उदाहरण है? तो ये परजीवी पौधा का उदाहरण है। वैसे भी परजीवी अगर देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में भी होते हैं। कहाँ होते हैं? जो बाल होता है ना, बाल में जू वगैरह जो होते हैं, छोटा छोटा जो काला रंग का होता है, वो सब क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, क्योंकि आपका खून चूसता है और वो जिंदा रहता है मजे से। और ये अमरबेल तो बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक क्या है? इसका मतलब बहुत उपयोग भी है। मतलब कुछ दवा वगैरह भी लोग बनाते हैं, हमने देखा है कि कुछ लोग ले जाते हुए। अब तो लगभग हमने देखा है कि तोड़ ताड़ के फेंक दिए तो समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी है अमरबेल। और ये किसी के पेड़ के साथ चिपक जाता है। आपने देखा होगा इस तरह का होता है, पीला पीला किसी वृक्ष पे बहुत ज़्यादा होता है जहाँ होता है। तो वृक्ष उसका ना जड़ का ठिकाना होता है ना कुछ होता है। एक लंबे सा बंवर जो होता है ना उसी तरीके का होता है, लेकिन ये केवल उसमें पत्ता होता है, सब होता है बंवर में, लेकिन ये सीधा ऐसे रहता है पीला पीला। आपने देखा भी होगा। चलिए आगे स्वपोषी के बारे में चर्चा है, जिसे पूर्ण पादप या स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। सूर्य का प्रकाश वगैरह लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेंगे, भोजन तैयार कर लेंगे। मृत्युपवाजी पोषण ये क्या है? यानी जाहिर सी बात है, मृत्यु वगैरह पे निर्भर रहेंगे तो मृत से संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जंतुओं के मृत और क्षयकारी पदार्थों पर निर्भर करता है। जैसे में क्या हो जाएगा? कवक। पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है आपका अमृता के बारे में। इसमें क्या है? पढ़ लीजिए खुद से। पाठ अमृता की कहानी। अमृता के दोस्त 300 साल पुरानी किस्सा राजस्थान का है। पेड़ पौधे हैं, इसके लिए उसने अपनी जान दे दी है। पात्र हैं अमृता, सिपाही, राजा, गांववासी, ये सारे लोग हैं। और किसके लिए उन्होंने जान दिया था? पेड़ पौधों के लिए। ये पाठ आपको पढ़ना चाहिए, अमृता की जो कहानी है। आगे लिखा गया बुजुर्गों की बातें। अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते, ना जानवर के बिना ना पेड़ के बिना। चलिए अगला पॉइंट है अनीता कुशवाहा के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक गांव का भी जिक्र है। इस गांव का नाम याद रखिएगा और किस जिले से ये संबंधित है ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। गांव का नाम है बोहाचा, क्या बोचाहा। गांव का नाम क्या है? याद रखिएगा। अनीता जी के कुशवाहा, अनीता कुशवाहा जी जो हैं वो किस गांव से संबंधित है? को बोचाहा, बोचाहा, बोचाहा। याद हो गया? चाहा, अनीता चाहा। अब ये अनीता चाहा जी जो हैं, कुशवाहा जी हैं, जो बोचाहा गांव में रहती हैं, किस जिले से संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में आप जानते हैं कि सबसे पहले सेंटर कहाँ समाप्त हुआ था आपको? ये सर मुजफ्फरपुर, याद हो गया। मुजफ्फरपुर में सेंटर समाप्त, सीटेट के सेंटर समाप्त, यानी जो भी सेंटर था वो फुल हो गया। और बोचाहा गांव में रहने वाली हैं अनीता कुशवाहा। और ये कहाँ का है? तो जाहिर सी बात है बिहार वासी हैं हम, मतलब बिहार में रहते हैं। तो बिहार में रहते हैं इसलिए मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार ही में है। और यहाँ पे एक गांव भी है बोचाहा। बोचाहा गांव हमने देखा भी नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यूअर्स होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए ये कहाँ है ये, और वहाँ की कौन है? अनीता कुशवाहा है। अब ये जब छोटी थी, स्टार्टिंग इसका शुरू से है इनका कहानी। जब छोटी थी तो दिन भर बकरियाँ चराती थी। क्या चराती थी? बकरियाँ चराती थी। टीचर ने बताया कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई कोई खर्च नहीं होता है। 5वीं तक आओ, पढ़ाई करने आओ, 5वां तक पैसा नहीं लगता है, ये टीचर ने बता दिया। तब वो पढ़ने गई और 5वीं कक्षा पास कर ली। और 5वीं कक्षा क्या कर ली? पास कर ली। अब ये कॉलेज एवं स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने के साथ मधुमक्खी पालने का काम भी करती हैं। किसका पालने का? मधुमक्खी भी पालने लगी। अनीता खुशवाहा जो है, सॉरी, अनीता खुशवाहा जो है कहाँ के रहने वाली है? बोचाहा का है। बोचाहा, चाहा मतलब अब लड़की है, चाहा
होता रहता है ये सब। को बोचहा गांव की है और ये कहाँ से संबंधित है? मुजफ्फरपुर से संबंधित है, जो बिहार में है। तो ये किससे संबंधित है? को ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन के बारे में 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछेगा इस बार फिर। और गांव में अकेली लड़की जो मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया, सरकारी कोर्स में भी इन्होंने भाग लिया। गांव की एक इकलौती लड़की थी। मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। क्या किया उन्होंने? 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत कितना था? 2000 रुपये थे। तो 2 बक्से खरीदे, यानी 4000 रुपये का बक्सा हो गया। बाकी जो बचे पैसे, बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। मीठा घोल बनाएंगी ताकि घोल दिया जा सके। मीठा घोल बनाने के लिए क्या खरीदी? चीनी खरीदी और छत्ते साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। हर बक्से में, यानी जितना बक्सा था, तो हर बक्से में 12 किलो 35 रुपये किलो शहद बना। 12 किलो बना था प्रत्येक बक्से में। अनीता होलसेलर बनना चाहती हैं, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। वो चाहती हैं कि हम होलसेलर बन जाएं, जो भी मधुमक्खी पालेगा उसका हम क्या करेंगे? सही कीमत दिलाएंगे और वो हम क्या करेंगे? खरीद लेंगे फिर बेचेंगे। तो अनीता जो खुशवाहा जो है, वो किस तरह का है, किस तरह है? तो एक चमकता सितारा है, जिसे अंग्रेजी में गर्ल स्टार के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये जो शब्द है ये पूछा जा सकता है कि क्या है? कि चमकता सितारा है और गर्ल स्टार है। चमकता सितारा किसे कहा जाता है? क्या है ये? तो चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। स्कूल जाकर अपनी क्या की? जिंदगी बदल दी। वो लड़कियां जो होती हैं साधारण होती है और उनकी कहानियां जो होती है असाधारण होती है। वही चमकता सितारा है। चमकता मीन्स चमकने वाला सितारा। ये उन लिखा गया है, ये गलत लिख दिया गया है, ये उन ऐसे लिखा जाएगा। आगे है जो वहाँ से बार बार प्रश्न पूछा गया है, ये है मधुमक्खी पालन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सुनते जाइए। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। किसके पेड़ हैं? लीची। लीची कहाँ का फेमस है? कि मुजफ्फरपुर का लीची क्या बात है। लोग कहते हैं मुजफ्फरपुर का क्या लीची क्या बात है। तो वही लीची के बारे में भी है। तो मुजफ्फरपुर लीची से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया, मधुमक्खी से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया। दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर कहाँ? बिहार में है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में। किस गांव में? बोचहा। अनीता है, लड़की है, चाहा शब्द है इसलिए बोचहा। बोचहा गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। किसके पेड़ हैं? लीची के, क्योंकि लीची मुजफ्फरपुर का बहुत फेमस है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये फूल कब खिलेगा? तो याद रखिएगा, लीप ईयर वर्ष में खिलता है। जब कम दिन हो जाता है तो लीची के फूल उसी महीने में खिलता है, लीप ईयर वर्ष में। लीप ईयर वर्ष में नहीं, लीप ईयर माह जो होता है फरवरी वाला, उसमें खिलता है। तो प्रत्येक साल क्या है? फरवरी आएगा तो प्रत्येक साल फरवरी में क्या खिलते हैं? लीची के फूल खिलते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अब लीची का फूल जब मधुमक्खी के पास आया है, यानी मधुमक्खी से संबंधित एक जाहिर सी बात है, उसके फूल खिलने की चर्चा हो रही है, तो किससे संबंधित हो जाएगा? मधुमक्खी जाहिर सी बात है उसको तरफ आकर्षित होंगे ही, इसीलिए तो चाहा है और लुभाते भी हैं। देखिए एक एक शब्द मतलब अटैच कर रहे हैं, एक एक शब्द याद करवा रहे हैं आपको, खुद से याद हो रहे हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। यहाँ के लोग लीची के कारण ही फरवरी में क्या होता है? फूल खिलता है। मधुमक्खी जो होता है वो लीची के फूल की तरफ लुभाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। ये मंथ कौन सा होगा कि याद रखिएगा, ये मंथ जो होता है इम्पॉर्टेंट, वो है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट, और 5 बार या 10 बार पूछा गया है। कौन सा महीना? और इस बार तो बहुत बार पूछा गया, मेरे ख्याल से 3-4 बार को पूछ ही दिया गया होगा दिसंबर से जनवरी तक एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिए। अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर कैसे याद करेंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन कितने तारीख को आया?
तो आप कहिएगा सर सीटेट का पूछे हैं। सीटेट का सर हमको याद है 31 अक्टूबर को आया था, नवंबर में हम फॉर्म भरे थे, फॉर्म भर दिए हैं और दिसंबर में एग्ज़ाम है सर, दिसंबर में बोला एग्ज़ाम है। क्या बात है, सारी चीज़ याद है, वही तो लिखा है इन्होंने, अक्टूबर से दिसंबर। याद रखिएगा, एक एक चीज़ आपको हम याद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या होता है कि हम पढ़ रहे थे सर मधुमक्खी, सर आपसे पढ़े थे हम मधुमक्खी, और अक्टूबर से दिसंबर 31 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया सर। उस दिन क्या था, छठ पूजा था, और छठ पूजा का अंतिम दिन था, जो पारण क्या कहते, पारण वगैरह जो भी वो हो रहा था सर। और उसी दिन सारा चीज़ स्टार्ट हो रहा था, फॉर्म वगैरह। नोटिफिकेशन क्या 31 तारीख से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था, 31 अक्टूबर से। तो अब याद हो गया सर, अक्टूबर से कब, दिसंबर तक। डेट आपको याद नहीं करना है, मंथ ही याद करना है। अक्टूबर, दिसंबर में बोला था सर कि एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी से संबंधित। मधुमक्खी में खास ये समय क्या है, तो पालन इसी समय मतलब पालन करने का, शुरू करने का समय यही होता है। क्यों? क्योंकि अंडे देने का होता है यह समय, जो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों को अंडे देने का होता है। ज़ाहिर सी बात है, अंडा देगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सारी चीज़ होगा। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे सबसे अच्छा समय यही होता है। अब चलिए बात करते हैं, जब अंडा वंडा दे देंगी तो एक चर्चा आता है, जाहिर सी बात है कोई राजा रानी होगा ही, तो इसमें रानी राजा तो नहीं होते, एक रानी होती है जो राज करती है सब पे। चलिए रानी के बारे में पढ़ लेते हैं। रानी मक्खी, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती हैं। अब अंडा कौन देंगी, जाहिर सी बात है जो रानी होगी वही अंडा देंगी। तो रानी जो होती है वो प्रत्येक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है, याद रखिएगा, एक ही रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। अब इसको याद रखिए, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, उदाहरण छत्ते बनाना, बच्चे पालना, रस लाने के लिए बहुत सारा होते हैं। तो रानी मक्खी एक होते हैं और कुछ नर मक्खी भी होते हैं। बाकी सब जो मक्खियाँ होती है, वो मक्खियाँ जो होती हैं वो क्या करती है, बहुत सारी काम करने वाली होती हैं। तो काम क्या करेंगी, जाहिर सी बात है जो बच्चे होंगे उसको पालना होगा, तो जाहिर सी बात है अन्य जो काम करने वाली मक्खी हैं वो करेंगी। तो छत्ते बनाएंगी, बच्चे पालेंगी, फिर रस भी लेके आएंगी। जब किसी मक्खी को रस मिलता है तो वह एक नाच करती हैं, याद रखिएगा। अब ये एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है, जैसे एक बार देखिएगा, जब मधुमक्खी जाती है कि बन 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 करके आती है, आप घर में छुप जाते हैं, अरे मधुमक्खी आ गई, किसी को एक को काटा कर समझिए बैठ जाती है बहुत सारी काटने के लिए, तो उसलिए सबको घर में छुपने लगता है, इधर उधर हिलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है, ये सब करने लगते हैं लोग। तो मधुमक्खी क्या, तो बन 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 करने लगती हैं। इसी तरीके से वो एक क्या करती है, एक नाच करती हैं, कि जब भी किसी को रस मिलता है तो वह एक तरह का क्या करती है, नाच करती है। इससे क्या होगा, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है, फिर लग जाती है सब रस चूसने में। वे रस से क्या बनाती है, कि जो भी रस होता है उससे शहद बनाती है, और शहद खाने में मज़ा आ जाता है। क्यों, आपको भी मज़ा आता होगा। और ठंडा में जो इस समय का मौसम चल रहा है ना, इस समय रस बहुत फ़ायदेमंद होता है, खांसी वगैरह कफ होने नहीं देगा। इसलिए याद रखिएगा, ठंडे के मौसम में जो रस होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है। रस मतलब क्या, शहद, रस से वो क्या बनाती है, शहद। तो शहद बहुत फ़ायदेमंद होता है, और शहद कब मिलेगा, ठंडे में मिलेगा। इसलिए जो अंडे देने का जो प्लानिंग है ना, वो किस समय का होता है, अक्टूबर से दिसंबर का होता है। सब एक दूसरे से को रिलेट है। जब आप बैठिएगा ना तो 10 आपको मिल जाएंगे, मेरे वीडियोज़ के 10 आपको मिल जाएंगे कि हाँ सर ने ऐसे भी जोड़ा था, ऐसे भी जोड़ा था, ऐसे चारों तरफ से जोड़ दिया था, मतलब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। नर मक्खियाँ छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। नर मक्खियाँ जो होते हैं वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। अब जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था, और 2-3 बार हमने कराया भी है, तो इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक बार हमने इसको बताया भी था थोड़ा सा। देखिए अब इसमें बुक में जो था ना, यहाँ पे कुछ नर मक्खी होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या डाल दिया था, केवल शब्द भी डाला था। अब इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। प्रत्येक छत्ते में क्या होता है, एक रानी मक्खी होती है जो क्या देती है, अंडे देती है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं। एक छत्ते में केवल कुछ नर, ऐसे ही लिखा था तो हमें लगा ये लाइन गलत है, लेकिन ये बार बार सही मान रहे हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ केवल होती हैं, यानी रानी मक्खी होती हैं, साथ में कुछ केवल नर मक्खियाँ होती हैं। ये गलत है थोड़ा सा, लेकिन इसको याद रखिए, ये पूछा गया है बार बार, और ये लाइन सही है, याद रखिए। सीबीएसई ने इसे सही मान लिया है, और 2-3 बार पूछा है, 2-3 बार इसको सही है माना है, तो चलो
हम भी वही सिखा देते हैं आपको, क्योंकि आपको नंबर जो लेना है मुझसे नहीं लेना है, सीबीएसई से लेना है। तो एक एक चीज़, एक एक शब्द हमने देखे हैं, खंगाले हैं आपके लिए। बहुत मेहनत होता है एक वीडियो बनाने के लिए। पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और क्या दे सकते हैं। बस यही काफ़ी है मेरे लिए, यही प्यार मोहब्बत देते रहिए, ताकि आपके लिए वीडियो मैं बनाता रहूँ और जवान रहूँ। तो यहाँ पे था बहुत अच्छा कि एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। अधिकांश मक्खियाँ जो होती हैं काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, और जो नर मक्खी होते हैं ना, कोई काम नहीं करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते, अर्थात नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र नहीं करती हैं। नहीं करते हैं होना चाहिए, नहीं करते हैं। नर मक्खियाँ कुछ खास काम करते ही नहीं, तो शहद के लिए फूलों का रस भी एकत्र ये नर मक्खियाँ नहीं करते हैं। यदि काम करने वाला मक्खियाँ ना हो तो क्या होगा? तो काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते, छत्ता और शहद नहीं बन सकते, ये भी याद रखिएगा। अब इसी तरीके से 2-3 और आ जाते हैं। 1-2 चीज़ और इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, उसको भी हमने यहाँ डाल दिया है। एक तो चींटियों के बारे में जो आपकी बुक में है। चींटियाँ भी मधुमक्खी की तरह ही होती हैं, क्या खूबी है इनमें? वो चींटियाँ भी मधुमक्खी की तरह होती है। रानी चींटियाँ जो होती हैं अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, काम करने वाली चींटियाँ जो होती है भोजन ढूँढकर बिल तक लाती हैं। और इसमें एक और शब्द है जो इसके बारे में पूछा गया है, दिसंबर में नहीं, इससे पहले पूछा गया, दिसंबर जनवरी को छोड़ के। तो पूछा गया दीमक और तेतैएँ भी इसी तरह समूह में रहते हैं। को पूछा गया था यही कि समूह में कौन रहते हैं, उसमें एक ऑप्शन था दीमक और ततैएँ। दीमक और ततैएँ समूह में रहते हैं और इसी तरह रहते हैं जैसे ये चींटियाँ रहती हैं, मधुमक्खी रहती हैं। चींटियाँ भी मधुमक्खी की तरह होती हैं। इसमें क्या होता है कि रानी चींटी क्या देंगी? अंडे देंगी, सिपाही पहरा करेंगी, बिल का ध्यान रखेंगी, और काम करने वाली चींटियाँ क्या होंगी? भोजन ढूँढकर बिल तक लाती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो पहले था कि एक राजा था, और फिर सिपाही वाला काम ध्यान रखने का, और काम करने वाले को भोजन लाने का काम दिया गया है। बहुत अच्छा है ना? 3 लोगों में भी ऐसा होता है। अब याद भी हो गया आपको। अब चलिए जो प्रश्न पूछा गया है एक और तरीके से, चींटियाँ, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, जंतु या कीड़ों का समूह है जो अपने समूह के अन्य सदस्यों का गंध को ढूंढते हैं। कौन कौन? चींटी भी, मधुमक्खी भी, रेशम का कीड़ा भी। ये तीनों नाम याद रखिएगा। रेशम का कीड़ा एक नया शब्द जुड़ा था, इसलिए हमने बता दिया इसको। तो चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, जंतु कीड़ों का वह समूह है। समूह भी गलत लिखा गया है, समूह मुंह में रहेगा। समूह है जो अपने समूह के सदस्यों को अपनी उनकी गंध से ढूंढते हैं। अन्य सदस्यों को उनकी गंध, याद रखिए किससे ढूंढते हैं? तो गंध से ढूंढते हैं। कौन कौन? चींटी, मधुमक्खी, रेशम के कीड़े। चलिए ये एक प्रश्न पूछा गया था, यहीं पे हम वीडियो समाप्त भी करेंगे, क्योंकि सफ़र जो है, यात्रा जो होगा, ये अलग थीम है। यात्रा अगले दिन पढ़ेंगे। ये क्लास मेरे ख्याल से 3 का ही चल रहा था, 3-4 का ये चल रहा है अभी। तो यहाँ पे जो है यात्रा अगले वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी पशु वगैरह चल रहा था, तो एक पशु के बारे में हमेशा बार बार पूछा जाता है, वो है अंडे के बारे में। क्या है? तो कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, मधुमक्खी, सांप, मेढक, घड़ियाल यानी मगरमच्छ, सभी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। पता कैसे चलेगा? तो उनके जो कान होते हैं वो बाहर नहीं होते हैं, और इनके शरीर पे जो होता है बाल नहीं होता है। तो बाहर रहेगा तो बाल होगा, बाहर रहेगा तो बाल होगा, बाहर रहेगा तो बाल होगा। अब बाल होगा तो बच्चे देंगे। याद हो गया? ब से बाहर, ब से बाल, ब से बच्चे। ये कैसे याद करेंगे? सब ब है। अब इसमें याद करना हो तो आप खुद के शरीर को देख लीजिए। कान बाहर है, और क्या होता है? बाल भी होते हैं आपके शरीर पे, और उसके बाद क्या होता है? बच्चे भी जन्म लेते हैं डायरेक्ट, अंडा नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, मधुमक्खी, सांप, मेढक, घड़ियाल यानी मगरमच्छ, ये सभी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, चाहे सारा नाम याद कर लीजिए। अब यहाँ पढ़ते हैं, जानवर अंडे देती हैं, जमीन के साथ साथ पानी में भी रहते हैं, तराजू और 3 हृदय कक्ष। ये तो पूछा नहीं गया, लेकिन ऐसे ही दिया गया था, तो हमने सोचा कि इसमें डाल ही थे। सांप अंडे देती हैं, हाँ। जमीन के साथ साथ पानी में भी रह सकते हैं, नहीं। कुछ सांप रह सकते हैं, जैसे पनिया जो कहते हैं आप लोग। तराजू, हाँ। 3 हृदय कक्ष, हाँ।
कछुआ है, अंडे देती हैं, हाँ। जमीन के कछुआ दोनों जगह रहते हैं। तराजू नहीं। 3 हृदय कक्ष, हाँ। मेढक, मेढक तराजू में नहीं, बाकी सब में हाँ। मगरमच्छ 3 में हाँ, 1 में नहीं, यानी 3 हृदय कक्ष नहीं होते हैं। ये था थोड़ा सा इसमें से अलग से, ये पूछा नहीं गया है, वैसे हमने डाल दिया है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सफ़र से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा हमें, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा। इसमें एक शब्द आया था सफ़र में, ट्रेन केरल में कोट्टायम, कोट्टायम जो शब्द है ये कहाँ है? जो भी ये शब्द आएँगे कि कौन कहाँ है, कुछ याद रखिएगा। गांधीधाम कहाँ है, कोट्टायम कहाँ है, ये सारे शब्द याद रखिएगा। आगे जो है उस वहाँ से शायद पूछा गया, ये कोट्टायम तो शायद पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया था। और ये कोझिकोड बुक में लिखा गया है, लेकिन इन्होंने पूछा था कोझिकोड, कोझिकोड। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले शब्द भी, जी को जी इन्होंने लिखा था, तो ये कहाँ है ये पूछा था, केरल में है ये पूछा गया था। तो ध्यान दे के थोड़ा सा पढ़िएगा। वैसे तो हमने कोशिश किया कि पूरा मैं ठूस के आपको सारा चीज़ समझा दूँ। साथ में ये ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।